हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th वाले बच्चे, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी नाम सुना होगा, चैप्टर है 10th क्लास का। 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर हमें समझना है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का फाउंडेशन बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे एनटीएससी एग्जाम्स के लिए, आईजीएससी के लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत डीप नॉलेज चाहिए इन 10th क्लास ऑल्सो एंड 12th में। तो ये टॉपिक है ही। तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि सबसे पहले समझते हैं इनका वर्ड्स का मीनिंग। इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन, रुका हुआ है, स्टे है। तो उस कंडीशन में चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले समझेंगे हम कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं चार्ज। अगर लिखने के लिए आता है तो चार्ज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो बेसिकली चार्ज की कोई ऐसी विशेष डेफिनेशन नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल बोले या मैटर बोले, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू which if another charged material comes near, it experience attractive और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। आगे समझेंगे हम चार्ज की बेसिकली को ऐसा यूनिट जो होती है, देखिए प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, तो हम उसकी एक ऐसा यूनिट भी होगी। तो ऐसा यूनिट होगी, तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, याद रखिएगा, कूलम वाज साइंटिस्ट जिसने चार्ज के बारे में स्टडी करी थी, और उसने अपने नाम पे क्या रख दी, यूनिट, एंड सिंबल इज सी से हमेशा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे हम इसके बारे में अगर हम समझें तो बेटा सबसे इसके बाद बात आती है किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज की, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे कि चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले चार्ज, एक बहुत बेसिक सी बात है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है किसी बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर प्रोटॉन्स ग्रेटर हैं इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डेफिशिएंट, और डेफिशिएंट अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है प्रोटॉन से, मींस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसमें, एफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करना है तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे उसके ऊपर, और अगर उसे हम पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन दिमाग में याद रहा कि सर व्हाई वी कांट ट्रांसफर द प्रोटॉन्स। तो उसके लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर। एक एटम का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्फेरिकल बॉल की तरह, जिसमें सेंटर पे क्या लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सीधी सी कहानी है कि अगर एनर्जी आई तो सबसे पहले किसको मिलेगी एनर्जी, प्रोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, सीधी सी बात है, किसको मिलने वाली है, एक इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसके अगर सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद एनर्जी किसको मिलने वाली, फिर प्रोटॉन्स को। तो मतलब इसका यह है कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना बहुत हार्ड है, इट इज अबाउट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी कैन नॉट ट्रांसफर प्रोटॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर हम चार्ज ट्रांसफर होने की बात करेंगे, तो चार्ज ट्रांसफर होने की जब बात करी जाएगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अगली समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड में बात करेंगे। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी
ट्रांसफर, तो चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड वी हैव 3 मेथड्स, 3 अलग अलग तरह के हमारे पास मेथड है। पहला चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, नेक्स्ट चार्जिंग बाई इंडक्शन, उसके बाद चार्जिंग बाई कंडक्शन। फ्रिक्शन तो सब सुन चुके हैं पहले भी, कि हम लोगों को एक एग्जांपल करते चले आ रहे हैं कि अपने बालों में पेन रख लो और उसको पेपर से चिपका कर देखो तो पेपर क्या कहते हैं, चिपक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी आर रबिंग द पेन, प्लास्टिक पेन विद एयर, तो गेट चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर इससे अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, जो चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज एक क्वांटाइज नेचर का होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। बेसिकली चार्ज कोई पार्टिकल नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है, चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है। तो कोई प्रॉपर्टी किसी एक फंडामेंटल पार्टिकल पर जो सबसे छोटा है, अगर हमें उस प्रॉपर्टी को किसी और पे लेके जाना है तो हमें उस पार्टिकल को लेके जाना पड़ेगा, और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। उस पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टी है। और अगर हम उस नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टी को किसी दूसरी बॉडी को देना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरी बॉडी पर लेके जाना पड़ेगा। और लेके जाने के हमारे पास कितने मेथड हैं, 3, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, तो सपोज करिए जैसे मुझे किसी बॉडी है मेरे पास, इस पर मुझे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है इसको। तो अगर मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मुझे देने पड़ेंगे। कंडीशन समझ में आ गई सबको, आगे समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें से बाहर निकाले, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने अंदर डाले। तो इलेक्ट्रॉन जब मैंने इस बॉडी को दिए तो इसमें क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इसमें क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कैसे, इनिशियली दिस बॉडी वाज न्यूट्रल, दिस वाज आल्सो न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो गया। तो प्रोटॉन्स ग्रेटर देन हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या हो गया, जब मैंने इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। अब सब इस पर चार्ज आ गया क्या, क्यू। इस पर चार्ज आ गया क्या, क्यू। इस पर चार्ज कैसा है, प्लस का। इस पर चार्ज कैसा है, माइनस का। अब क्वांटाइज नेचर का मतलब क्या हो गया कि इसमें से अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं, कितने, n इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से एक में अंदर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक में से बाहर निकाले हैं, तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n इंटू ई। इस पर चार्ज कितना होगा, n इंटू ई। दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। सबको क्लियर है नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की, तो दिस इज फंडामेंटल, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कि क्या उतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो सीधी सी बात है कि क्वांटाइज्ड नेचर का मतलब सबको समझ में आ चुका है, क्यों सर, ठीक है। नेक्स्ट हम सब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, लेट डू द वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू बॉडी टू चार्ज बाई 1 कूलम, वो भी कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टू चार्ज बाई नेगेटिव 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, तभी तो नेगेटिव चार्ज होगी। अब कितना चार्ज करना है इसको, 1 कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, राइट, दिस इज व्हाट, एंड व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज बताइए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो Q इज इक्वल टू क्या है, n इंटू ई। तो यहाँ से क्या करेंगे, Q की वैल्यू क्या होगी 1, n की वैल्यू निकालनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको इधर ले जाएंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/1.6, 10 टू द पावर 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। इज दैट क्लियर। तो ये क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर टू गिव 1 कूलम चार्ज टू द बॉडी, ठीक है।
तो इस तरीके के बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगली बात करेंगे हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी दो सेम चार्ज एक दूसरे के सामने आएंगे, सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव एक दूसरे के सामने होंगे या नेगेटिव के सामने होंगे, तो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने होंगे यानी कि अनलाइक चार्जेस होंगे, तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 कि लाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी है, बेसिकली अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो और भी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई साइंटिस्ट किसी बॉडी पर चार्ज को क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है। ये कोई बॉडी है जिस पर साइंटिस्ट ने बोल दिया एक ने कि इस पर चार्ज कितना है, Q। अब वो अर्थ पर रह के बोल रहा है, अगर यही साइंटिस्ट मून पर जाके इस बॉडी को देखे तो वहां पर भी बेटा चार्ज क्या होगा, इसमें Q होगा। यानी कि ऑब्जर्वर पर ही डिपेंडेंसी नहीं है, इस पर अगर Q चार्ज है दैट इज एब्सोल्यूट, ये कोई रिलेटिव टर्म्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज चार्ज इज कंजर्व इन नेचर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कैसा होता है, कंजर्व इन नेचर होता है। यानी कि अगर किसी सिस्टम के अंदर जिसका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, अंदर चार्ज बॉडीज पड़ी हुई है कई सारी, ठीक है, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। इन सब का अगर मैं टोटल कर लूँ और मैं निकाल देता हूँ कि इसमें चार्ज है Q, ठीक है। अब चाहे इस बॉडी से इस बॉडी पर ट्रांसफर होता रहे, इस बॉडी से इस बॉडी पर ट्रांसफर होता रहे, इससे यहाँ होता रहे, इससे यहाँ होता रहे, कुछ भी इसके अंदर चलता रहे, लेकिन जब ओवरऑल सिस्टम की बात करी जाएगी तो इसमें चार्ज क्या निकल के आएगा बेटा, Q ही निकल के आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, दैट रिमेंबर वन थिंग, इस सिस्टम के अंदर ना तो अपने आप चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ना ही चार्ज अपने आप डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। बट इन इंडिविजुअल बॉडीज की हम बात करें, क्योंकि जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इंडिविजुअल बॉडी पर चार्ज चेंज होगा, लेकिन सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम पर चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ना तो बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बहुत जल्दी फटाफट आप खत्म करते हैं टॉपिक, जो बेसिक्स हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है कि चार्ज अगर हमें किसी न्यूट्रल बॉडी हमारे पास में है और उसे हमें चार्ज करना है, तो कितने बेसिक मेथड्स हो सकते हैं उस बॉडी को चार्ज करने के। जैसे हमने डिस्कस किया, देयर आर 3 मेथड। पहला क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय रबिंग, उसको घिस के चार्ज करते हैं। कई बार आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि हम टॉवल लेते थे, हमेशा एक चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे टॉवल लेकर मारते थे और फिर उस व्यक्ति को टच करके देखते थे, तो क्या होता था, उस पर स्पार्किंग होती थी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। कई अगर एग्जाम्पल दिया कि पेन को घिस लो बालों पे और पेपर पर लगा के देखो, तो क्या होता था, पेन नेगेटिवली चार्ज होकर पेपर को अट्रैक्ट करता था, ठीक है। जैसे ये हम एग्जांपल देखें, ये एक पीस ऑफ सिल्क है, यानी कि हमने क्या लिया, एक ग्लास की रॉड ले ली, एक ग्लास की रॉड ली। इस ग्लास की रॉड को एक सिल्क का कपड़ा सब जानते हैं, एक सिल्क के कपड़े पर हमने इसको क्या किया, रब किया, ठीक है। रब करेंगे तो घिसने के बाद इस रॉड पर कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। और इस कपड़े पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, तो चूंकि इनिशियली इस पर Q की वैल्यू क्या है, 0, Q की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, तो फाइनली इस पूरे सिस्टम पर Q की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। रिमेंबर, वो अलग बात है, एक बॉडी पे पॉजिटिव, एक बॉडी पे नेगेटिव, लेकिन अगर दोनों को मैं टोटल करूं तो टोटल क्या आएगा, 0, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, डोंट फॉरगेट द प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एज यू हैव सीन इन एग्जांपल। और ये हमने बहुत डेली लाइफ में करते हैं। कभी कभी हम कंबल जब सर्दियों के दिनों में उड़ते हैं तो हमारे हाथ घिसने के बाद, कभी हाथ घिस देता है ना उसमें, तो स्पार्किंग होती है। तो ये भी क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन यानी कि देखिएगा, हमारे पास ये आपको सबको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। हम इसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए। ये कैसा स्फीयर है, एक न्यूट्रल स्फीयर है, और वो भी कैसा है कि कंडक्टिंग मटेरियल है। हम इसको कंडक्टिंग न्यूट्रल मटेरियल के पास लेके गए, तो क्या होगा कि जितना भी इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव से रिपेल होता है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर इकट्ठा हो गया और ये नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस तरफ जहां पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम कह सकते हैं फ्री चार्ज, क्या कहते हैं इसको, फ्री चार्ज, और इसको कहते हैं बाउंड चार्ज। ये क्या होता है बेटा, बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज यानी कि इस तरफ हम क्या कर देंगे, एक अर्थ वायर लगा देंगे। अर्थ वायर यानी कि हमने एक वायर अंदर अर्थ में गाड़ी और उसको हमने कंडक्टिंग मटेरियल से जाके टच करा दिया, जिस तरफ फ्री चार्ज हमारा है। ठीक है, तो अर्थ क्या है बेटा, एक जीरो पोटेंशियल बॉडी है। अर्थ इज व्हाट, अर्थ एक जीरो पोटेंशियल बॉडी है। यानी कि किसका मतलब क्या है कि अर्थ में से हम कितना भी चार्ज ले सकते हैं और अर्थ को हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं। तो अब कोई भी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक वो दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। अब अर्थ कैसी है, जीरो पोटेंशियल बॉडी है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है। तो अर्थ क्या चाहेगी कि इसको भी मैं अपने जैसा बना दूं। तो अर्थ में से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे और एक एक करके पॉजिटिव से मिलते जाएंगे। पहले पॉजिटिव से मिलकर इसको न्यूट्रल कर दिया, दूसरे से इसको न्यूट्रल कर दिया, और धीमे 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 सबसे ये न्यूट्रल करती चली जाए। तो जिसकी एक साइड क्या हो गई, न्यूट्रल। अब अर्थ को क्या दिखेगा, धीमे धीमे ये वाला चार्ज दिखेगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अर्थ वायर को यहाँ से हटा देंगे। तो फाइनली वी विल कम टू दिस रिलेशन कि इसके एक सरफेस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस बॉडी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये जो चार्ज होगा हमें एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिल जाएगी। Uncharged body disconnected from the earth in step 3 and we are getting a charged body in step 4. तो ध्यान रखिएगा, this is a method to charge a body by induction. ठीक है, अगली बात करेंगे, अगला मेथड जो होता है वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने फ्रिक्शन देखा, फ्रिक्शन में हम बॉडी को रब करते हैं, रब करने के बाद बॉडी चार्ज हो रही है। इंडक्शन में क्या हो रहा है कि बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आ रहे, बिना कॉन्टैक्ट में बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे चार्जिंग में कंडक्शन की, तो कंडक्शन बेसिकली प्रोसेस क्या है कि वी आर टेकिंग टू बॉडीज। एक हमने ले ली न्यूट्रल, जिसमें क्यू नेट क्या है, अभी जीरो। या एक चीज ध्यान रखना, क्यू नेट का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। क्यू नेट का मतलब ये होता है कि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब अभी तो क्या हुआ, क्यू नेट जीरो हुआ, पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल करने पर जीरो हो जाएगा। एक तरफ हम लेते क्या, कोई चार्ज बॉडी ले लिया हमने, ये क्या ले लिया हमने, एक चार्ज बॉडी। और फिर हम क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेकर इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। और एक कंडक्टर की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कंडक्टर से जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, जब तक वो दोनों कंडक्टिंग बॉडी सेम पोटेंशियल पॉइंट पर ना आ जाए। अगर मैं अभी के लिए आसान शब्दों में बात करूं तो इस पर चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों बॉडीज में चार्ज कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इनिशियली इसका चार्ज क्या था, क्यू, अब दोनों पर चार्ज क्या ट्रांसफर हो जाएगा, Q/2 Q/2। तो जब दोनों बॉडी को चार्ज जो है सेम ट्रांसफर पूरी तरह हो जाएगा, हम क्या करेंगे, वायर को उठा देंगे। ठीक है, इस पर चार्ज क्या है, Q है, हम यहां से वायर को हटा देंगे। ठीक है, तो वायर हमने यहां से हटा दिया और हमें ये जो बॉडी है वो कैसी चार्ज मिलेगी,
एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिलेगी ऑफ चार्ज q/2, ये भी चार्ज q/2। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना एक चीज कि यहां से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक आया, इससे जाके मिल गया, तो ये क्या हो गया भाई साहब, न्यूट्रल। हटा दो यहां से, ठीक है। अब यहां पर क्या बच गया भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो इसमें प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे यहां से फिर एक और थोड़ी देर में एक इलेक्ट्रॉन और निकल के आया, उसने इस वाले चिपक गया, तो ये जीरो कर दिया, इसका मतलब 2 प्रोटॉन हो गए। तो धीमे धीमे करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। ये सारे नोट बनाते चले जाएं आप। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज की कहानी यहाँ तक है, लेकिन अगर क्या हो हम 2 चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के पास रख दें, Q1 Q2, लेट्स सपोज पॉजिटिव, ये सपोज नेगेटिव, और अभी हमने देखा कि अनलाइक चार्ज बॉडी हमेशा क्या करती है, दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब अट्रैक्शन लग रहा है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा ना, तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे, जब 2 चार्ज एक स्टैटिक कंडीशन में होते हैं और किसी सेपरेशन डिस्टेंस के साथ में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम कहते हैं बेटा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसको निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते कैसे हैं, देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये निकालना बताया, उसने एक लॉ दिया जिसका नाम हम क्या रखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम दिया उसने, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब वाज साइंटिस्ट, उसने एक लॉ दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, उसने उसी लॉ पे नाम रख दिया। क्या दिया कि जो फोर्स है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द 2 स्टैटिक चार्जेस which is at separation distance r is proportional to the product of the charges q1 and q2 and inversely proportional to the square of separation distance between them। तो इसका मतलब जब हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, तो दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर अगर हम बात करें k की, तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, 9 × 10⁹। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। रिमेंबर, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा आगे चल के काम आएगा। तो ये क्लियर है यहाँ तक कहानी। इस पर बेस हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो पहली चीज तुम समझते हो कि फोर्स की अगर मैं ऐसा यूनिट निकालना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो वो निकल के सेम आएगी यहाँ पर न्यूटन, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हम उसको, न्यूटन ही लेंगे। लेकिन अगर मैं के की ऐसा यूनिट निकालना चाहूँ, क्योंकि के क्या है, एक हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा है, तो ऐसा यूनिट ऑफ के लेंगे। तो के की ऐसा यूनिट क्या होगी, देखिए जरा, इसकी क्या होगी न्यूटन, मैं आर को इधर ले जाऊं आर स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब Q1 × Q2 यानी कि 2 चार्ज का मल्टीप्लाई हो रहा है, कूलम इंटू कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर। तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ के क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कि क्वेश्चन है 2 चार्ज Q1 पहला चार्ज रखा है तुम्हें 2 कूलम, ठीक है। एक बॉडी है चार्ज बॉडी जिसका चार्ज कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 कूलम। एक अनदर चार्ज बॉडी है Q2 जिस पर है -3 कूलम। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इफ द सेपरेशन डिस्टेंस इज 5 मीटर। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ Q1 Q2 क्या होंगे 2 × 3 / 5 का स्क्वायर यानी 25। अब बहुत बार दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ -3 यहाँ 2, तो वाई यू आर नॉट टेकिंग 2 × -3, तो वी आर टेकिंग हियर व्हाट Q1 Q2 यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ माइनस प्लस से हमें कोई लेन देन नहीं है। तो जब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा 6 9 जा
54, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁹ डिवाइड बाई 25। तो ये बेटा फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेस्ड आता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, पहली चीज एक लीनियर फोर्स होता है, एक लीनियर फोर्स होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है। हमेशा जो लाइन जॉइनिंग होगी उसके चार्जेस के अलोंग काम करेगा, यानी कैसे, ये चार्ज है क्या Q1, ये चार्ज है क्या Q2, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है तो फोर्स हमेशा उसके अलोंग रिएक्ट करेगा। ये अगर प्लस प्लस है तो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q1 ऑन Q2 किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, और फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q2 ऑन Q1 ये किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। कभी ये नहीं बोल सकते कि Q1 की वजह से जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे होगा, ठीक है। तो हमेशा किस तरफ लग करेगा, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये गलत है, ऐसे एक्ट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, एक लीनियर फोर्स है, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज अ सेंट्रिक फोर्स, इट इज अ सेंट्रिक फोर्स। सेंट्रिक फोर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हम दो बॉडीज ले रहे हैं तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है। जो हमने भी आर वैल्यू निकाली ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो आर वैल्यू लेंगे वो हम बॉडी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, हमें बॉडी के सरफेस से डायमेंशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सेंट्रिक फोर्स होता है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां तक ये सारी कहानी सबको क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। अगली हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अगर एक चार्ज है यहां पर Q1 और एक चार्ज है यहां पर Q2, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है, दोनों ही सपोज करिए पॉजिटिव है। क्वेश्चन है Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ होगा, और Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा। Q1 की वजह से Q2 फोर्स लग रहा है वो F है, F की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस सपोज करिए हमने मान ली R, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम है, लेकिन जो चेंज हो रही है दैट इज व्हाट, डायरेक्शन। तो जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं, बट डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब चाहे यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव और चाहे यहाँ पर कैसा चार्ज ले लें हम, नेगेटिव, ये नेगेटिव ले लो और ये Q2 कैसा लेगा, पॉजिटिव। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, चेंज हो रही है सिर्फ क्या, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो सर ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना आपने बता दिया, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्शन निकालने का बहुत सीधा सा फंडा है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, 3 प्रॉपर्टी बेसिकली है, चार्ज की प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। तो अगली हम बात करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बुक्स में एक फॉर्म दी गई है जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स के वेक्टर फॉर्म गिवन है, एज अ फॉर्मूला, एज अ नोट्स आप नोट कर सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन RQ। जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से सेपरेशन डिस्टेंस R पर है तो एक फॉर्मूला होता है R वेक्टर। ये एक वेक्टर फॉर्म है किसकी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड से नहीं समझेंगे, देखो ये आप वेक्टर में कंफ्यूज हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। हम एक बहुत कहते हैं ठोका मेथड समझते हैं, ठीक है। वो क्या है कि जैसे ये चार्ज है, हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं एक 3 चार्ज सिस्टम लेता हूँ, Q1 Q2 एंड Q3। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वैसा पॉजिटिव। मेरा मकसद क्या है कि Q2 पर इन दोनों की वजह से फोर्स क्या होगा, तो मुझे निकालनी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ Q2। मैग्नीट्यूड से मतलब हमें नहीं है। तो ये वाले भाई साहब इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और Q1 वाले भाई साहब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसने भाई साहब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
और जैसा कि हम बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 या वेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में से हो गया, कुछ एंगल बनाएगा, सपोज करिए कुछ भी सही, θ1 और ये θ2, तो आप जानते हैं निकालना, ठीक है, क्वेश्चन से आगे आते हैं तो कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लें कि दे द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ चार्ज रखा हुआ Q1, यहाँ चार्ज रखा हुआ Q2, यहाँ चार्ज रखा हुआ Q3 और यहाँ Q4, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन है कि आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट Q3, कि इन रिमेनिंग 4 चार्जेस की वजह से Q3 की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये वाले बाइसेप्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, Q3 ने अपनी तरफ क्या किया, ये वाले क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, ये वाले बाइसेप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अब टास्क क्या रहा हमारा, हम क्या करेंगे, हम इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स, तो पहले F2 F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, और फिर क्या करेंगे, सपोज करो F डैश आ गया, फिर F डैश और F3 इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, F नेट आ जाएगा। और वो कंडीशन हमें गिवन होगी कि किस तरीके से हम इनका डायरेक्शन का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसी आधार पर चलो हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन कि एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक चार्ज 2 कूलम, इस पर चार्ज -2 कूलम, इस पर चार्ज +2 कूलम, इस पर चार्ज 2 कूलम। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स विद डायरेक्शन एट -2 कूलम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए यानी कि मान लिया हमने 2 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ड्यू टू 2 कूलम, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाली इसकी वजह से, तो क्या होगा, F = K × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस 2 है तो 4 अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कट गया, वैल्यू क्या आ गई K। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये प्लस ये माइनस, तो ये वैसे क्या करेंगे, इसको इसकी डायरेक्शनलिटी कर देंगे, यहाँ पर ही है -2, तो इस फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा K, F = K। यहाँ पर ये वाला फोर्स कितना लगेगा, ऊपर, F = K। ये वाला, अब सीखिए, इसकी वजह से फोर्स हमने निकाल दिया, अब क्या रह गया, ये वाला फोर्स, इसकी वजह से फोर्स और निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेपरेशन डिस्टेंस सीखेंगे, क्योंकि याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रिक फोर्स, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड A, ये भी 2 मीटर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, रिमेंबर परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 + 4 8 आएगा अंदर, और 8 को हम लिखते हैं क्या, 2√2, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी। तो इसमें क्या होगा, F = K × 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 2, तो 4 से 4 कट गया, तो F की वैल्यू क्या होगी, K/2। अब 3 फोर्स हैं, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2 और फोर्स नंबर 3। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का, ये बिल्कुल बीचों बीच में 45 डिग्री एंगल से पास आउट होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, K/2, इसकी वैल्यू K, इसकी वैल्यू K। अब वेक्टर के तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका नेट क्या आता है, इसका और इसका नेट क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, मैं पहले इसका और इसका नेट निकालूंगा। तो याद करो, इसका स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K 2K स्क्वायर हो जाएगा, K बाहर निकाल दिया, K बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, K√2, ठीक है। एक और फोर्स है दैट इज K/2, वो भी डायरेक्शन सेम है, प्लस K/2, तो नेट फोर्स कितना आ गया, F नेट K/2 प्लस K√2। ध्यान रखिएगा, K कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, K ब्रैकेट में 1 + 2√2/2 एलसीएम लेने के बाद। तो ये F नेट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आते हैं, ठीक है।
एक ये तो था बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। एडवांस तो नहीं कह सकते पर बच्चों को वो टफ लगता है। क्वेश्चन क्या होता है वो कि अगर हम दो चार्ज ले लें, एक लिया हमने पॉजिटिव Q और एक ले लिया हमने सपोज करो Q1 और एक नेगेटिव Q2, ठीक है, या पॉजिटिव मान लो। तो अब हम एक अनदर चार्ज स्मॉल q, ये चार्ज हम रखना चाहते हैं इस दोनों चार्ज के कहीं आसपास, ताकि वहां पर इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो इन दोनों की वजह से वो क्या हो जाए, जीरो। तो इसके समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है कि एक 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, 20 कूलम मान लो, और दूसरी तरफ क्या है 80 कूलम चार्ज है, एक माइनस का और एक प्लस का है। तो अनदर चार्ज सपोज करिए मैंने ले लिया पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, इसको मैं इन दोनों के आसपास कहीं रखना चाहता हूं जबकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। लगाई दिमाग कैसे करेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं कि बीच पर रख के देखता हूं। तो बीच पर रखेंगे तो कहां होगा, मैं यहां रख दिया। तो जब यहां रखेंगे तो ये वाला फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इसी तरफ हो गई। तो इसका मतलब यहाँ तो जीरो पॉसिबल है नहीं। फिर क्या करेंगे सर, तो जगह चेंज करो। जब यहाँ पॉसिबल नहीं है जगह चेंज करते हैं। चलिए हम कहाँ रख के देखें, यहाँ रख के देख लें। ओके सर, यहाँ रख लेते हैं पॉजिटिव 1 कूलम, यहाँ रख दिया हमने। यहाँ रखेंगे तो सर क्या होगा, यहाँ रखा हमने इस पॉइंट पे। तो ये वाले भाई साहब क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके सर, अट्रैक्ट कर लिया। ये वाले क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। ओके सर। तो यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। चलो तसल्ली के लिए एक बार हम इधर और रख के देख लेते हैं। इधर रख के देखेंगे तो ये वाले तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये माइनस का है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज और पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। भाई साहब यहाँ भी कंडीशन सेम दिखाई दे रही है, दो फोर्स अपोजिट काम कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सी जगह होगी, क्या दोनों हो जाएंगी, नहीं दोनों तो नहीं होंगी, होगी तो कोई एक होगी। तो इसको अब चॉइस कैसे करें। चॉइस करने का सिंपल तरीका क्या है हमारे पास कि ये देखो कि लार्ज फोर्स कौन सा हमारा, लार्ज चार्ज कौन सा है 80 कूलम। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से फोर्स जो है चार्ज के कंपेरिजन में वो कम लगेगा। एक तो पहले से चार्ज कम, दूसरा डिस्टेंस ज़्यादा, तो और फोर्स कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 80 कूलम की वजह से फोर्स इस पर लगेगा वो 20 कूलम कभी उसको डोमिनेट यानी कि इक्वल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा और डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम हो जाता है। रिमेंबर F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो ये R भी इसकी ज़्यादा है तो फोर्स और कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर ये चार्ज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कौन सी तरफ ले लें, इस तरफ ले लिया। ठीक है, इस तरफ लेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। डायरेक्शन निकालना समझ आ गया, पॉइंट निकालना समझ आ गया कि पॉइंट रखेंगे कहाँ पर। तो मैंने पॉइंट ले लिया, ये रहा, मैंने निकाल लिया यहाँ पर, और ये यहाँ से x डिस्टेंस है। इनके बीच की डिस्टेंस मान ली हमने, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने, सपोज करिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली। तो क्या होगा, निकालते हैं फोर्स। इस पर फोर्स इसकी वजह से कितना लगेगा, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। F1 इसकी वजह से मान लिया, F2 इसकी वजह से मान लिया। 80 कूलम अपोजिट डायरेक्ट फोर्स लगाएगा, 20 कूलम इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो F2 निकालते हैं। तो K इंटू 80 इंटू 1 अपॉन 16 यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक x, तो 16 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट निकालते हैं F1 की डायरेक्ट फोर्स। F1 की वैल्यू 20 और 1 प्लस 1 कूलम, तो K इंटू 20 इंटू 1 अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस x स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऐसी जगह डिफाइन करो जहां पर इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, शून्य, अंडा, जीरो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स भाई साहब आपस में कैसे हो, इक्वल होनी चाहिए। तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू क्या है, K इंटू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 80 अपॉन 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से K वैरी कर दिया, ये 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 16 प्लस एक्स।
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको इधर ले जाएंगे, 16 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 16 सेंटीमीटर दूर हमें रखना पड़ेगा क्या, यहाँ से इस चार्ज को। तो फिगर अगर हम बनाएं तो क्या होगा, एक चार्ज ये रहा साहब, एक चार्ज ये रहा, बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, ये 20 माइक्रोकूलम 20 कूलम और ये 80 कूलम, ठीक है। मीटर में ले लो, सेंटीमीटर नहीं मीटर में ले लो, कन्वर्जन की आवश्यकता है, 16 मीटर, ठीक है। फिर भी आंसर यही आएगा, ठीक है। x, तो जो हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, इससे 16 मीटर की दूरी पर। तो इस कंडीशन पर इस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, 0। तो ये बेसिकली बच्चों को जो थोड़ा बहुत टफ लगता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आगे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ये है 20 कूलम और अगेन ये है 80 कूलम, बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है इसकी d इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, charge of 5 coulomb has to placed at a point where net force acting will be 0। जो नेट फोर्स एक्सपेक्ट करे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिएगा और बताइएगा, ठीक है। बाकी का ये सारे जो क्वेश्चन हमने करे हैं उसकी एक पीपीटी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके आप पूरी एक पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। बाकी का मैं यही कहूँगा कि जब भी आप लेक्चर लें तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। एक्सपोर्ट होने में टाइम लग रहा है, ये स्कैन कर लेना, यहाँ से आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे जो भी हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, टाटा। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में से धीमे धीमे इस पूरी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कल आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आ सकें पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।